हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं स्वागत करता हूं सभी का आज के इस नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर अप करने वाले हैं कि कैसे हम लोग ब्लीच बायपास लुक को क्रिएट करते हैं राउंड रिजॉर्ट के अंदर। और अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं ब्लीच बायपास के बारे में, तो यहाँ पर हमें एक डीसैचुरेटेड और एक हाई कॉन्ट्रास्ट वाली लुक देखने को मिलती है, जिसकी वजह से ये लुक थोड़ी ब्लैक एंड व्हाइट ओरिएंटेड ज्यादा लगती है। और अगर मैं आपको कुछ मूवी रेफरेंस दूं जहाँ पर ब्लीच बायपास लुक का यूज हो रखा है, तो मैं अगर हॉलीवुड लेवल पे बात करूं तो यहाँ पर मल्टीपल मूवीज में ब्लीच बायपास का यूज हो रखा है। तो यहाँ पर स्टार्टिंग के 2000 वाले ईयर के आसपास में जितनी भी हॉलीवुड वाली मूवीज की रिलीज है, वहां पर ब्लीच बायपास लुक का यूज हो रखा है, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे कुछ रेफरेंस को देख सकते हैं। और यहाँ पर अगर मैं एक पॉपुलर मूवी का एग्जांपल दूं, तो फिलहाल के लिए अभी जो मुझे यहाँ पर ध्यान आ रहा है कि टर्मिनेटर मूवी में भी यहाँ पर ब्लीच बायपास लुक का यूज हो रखा है। और अगर मैं यहाँ पर इंडिया के लेवल की बात करूँ, तो आपने सालार मूवी तो देखी होगी। वहां पर अच्छे खासे अमाउंट में ब्लीच बायपास लुक का यूज हो रखा है पूरे मूवी के अंदर। और मोस्टली जो मैंने अभी तक ऑब्जर्व किया है, ब्लीच बायपास लुक का मोस्टली उन मूवीज में यहाँ पर यूज होता है जहाँ पर विंटेज या फिर नॉस्टैल्जिक मूड को दिखाना होता है। और अगर मैं मूवी जोनर की बात करूँ, तो जहाँ पर मार धाड़ या फिर वॉर वाला जहाँ पर जोनर रहता है, वहां पर ऐसा ब्लीच बायपास लुक का मोस्टली यूज होता है। जैसे कि आपने यहाँ पर रेफरेंस एग्जाम्पल में तो देखा ही होगा। और जैसे कि मैंने यहाँ पर एक वर्ल्ड वॉर वाली मूवी का एग्जांपल दिया, तो वहां पर भी वॉर वाला ही जोनर है, तो वहां पर भी ब्लीच बायपास लुक का यूज हो रखा है। और सालार मूवी का जो मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिया, वो साउथ की मूवी है, इसलिए वहां पर भी अच्छे खासे अमाउंट में मार धाड़ होती है, तो वहां पर भी ब्लीच बायपास लुक का यूज हो रखा है। और बात करते हैं अगर इस वीडियो की, तो इस वीडियो के अंदर हम ब्लीच बायपास लुक के प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल दोनों एस्पेक्ट्स को कवर अप करने वाले हैं। और इस वीडियो के अंदर हम लोग तीन एग्जांपल्स को कवर अप करने वाले हैं। पहले एग्जांपल के अंदर हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ पर मिनिमम सेटिंग्स और मिनिमम नोट्स का यूज लेके ब्लीच बायपास लुक को क्रिएट करने वाले हैं। और फिर दूसरे एग्जांपल के अंदर हम लोग थोड़ी बहुत और कॉम्प्लिकेशन या फिर डिटेलिंग को अडॉप्ट करने वाले हैं। और फिर तीसरे एग्जांपल के अंदर हम लोग अच्छे खासे अमाउंट में डिटेलिंग को अडॉप्ट करने वाले हैं। डिटेलिंग से मेरा क्या मतलब है कि हम लोग यहाँ पर एलेसन, फिल्म डैमेज, ब्लर, ग्रेन, मतलब ऐसी टाइप की चीजों को वहाँ पर यूज अच्छे खासे अमाउंट में करने वाले हैं। और जैसा कि इस वीडियो के एकदम स्टार्ट वाले पार्ट में आपने देखा होगा कि जितने भी मैंने यहाँ पर आपको बिफोर एंड आफ्टर वाली चीज दिखाई थी, वो सारे एग्जांपल्स मैंने इस वीडियो के अंदर कवर अप किए। तो उन सारे एग्जांपल्स पे हम लोग इस वीडियो में वर्क करने वाले हैं। और इस वीडियो के अंदर मैंने यहाँ पर दो एग्जांपल्स पर पहले प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन दिखाया है, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू को इंट्रोड्यूस किया है, फिर उसके बाद मैंने आखिरी वाले एग्जांपल में आपको बताया कि कैसे हम लोग यहाँ पर थ्योरेटिकल ज्ञान को ऐसा प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे। तो कुछ ऐसे मैंने यहाँ पर इस वीडियो की प्लानिंग कर रखी है। तो बहुत कुछ आज की इस नई वीडियो में कवर अप करने के लिए, तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं अपनी पीसी स्क्रीन के अंदर आ चुका हूँ और हम लोग क्लियर पेज पे लोकेटेड है। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं कि कैसे हम लोग ब्लीच बायपास लुक को क्रिएट करते हैं डाउनस्ट्रीम रिसोर्स के अंदर। तो इस वीडियो को मैंने थोड़ा सा डिफरेंट प्लान कर रखा है, और यहाँ पर डिफरेंट से मेरा ये मतलब है कि हम लोग यहाँ पर मिनिमम सेटिंग्स का यूज करके ब्लीच बायपास लुक को क्रिएट करने वाले हैं। यहाँ पर बहुत तगड़ा नोट स्ट्रक्चर दिखा के मेरा आपको ऐसा डराने का कोई भी प्लान नहीं है। तो स्टार्टिंग में हम लोग देखिए बेसिकली क्या करेंगे कि हम लोग बहुत ही लिमिटेड सेटिंग्स का यूज करके ब्लीच बायपास लुक को क्रिएट करेंगे। जैसे कि हम लोग यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट पे वर्क करेंगे, सैचुरेशन पे वर्क करेंगे, और एक और मैं मेथड आपको उसके बाद में बताऊंगा जहाँ पर हम लोग आरजीबी मिक्सर्स का यूज लेंगे। तो बस यहाँ पर लगभग इतनी सेटिंग्स का खाली यूज करके हम लोग पहले ब्लीच बायपास लुक को क्रिएट करने वाले हैं। और बाकी वीडियो के स्टार्टिंग वाले पार्ट में हम लोग कोई भी ऐसा थ्योरेटिकल ज्ञान नहीं लेने वाले, क्योंकि अगर मैं आपको यहाँ पे ऐसा बताऊंगा कि हम लोग यहाँ पर सिल्वर क्रिस्टल्स का यूज करते हैं, सिल्वर हैलाइड, फिल्म नेगेटिव, मतलब ऐसी चीजों की तरफ अगर मैं चला जाऊंगा तो स्टार्टिंग में वीडियो थोड़ी सी बोरिंग हो जाएगी और लोग वीडियो छोड़ के भाग जाएंगे। तो ऐसा मैं नहीं चाहता, और मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा नहीं कह रहा ये मतलब वीडियो की रिटेंशन खराब हो जाए कुछ भी। तो स्टार्टिंग में हम लोग यहाँ पर पहले प्रैक्टिकल ज्ञान लेंगे कि कैसे हम लोग ब्लीच बायपास लुक को क्रिएट करते हैं मिनिमम सेटिंग्स का यूज करके, और फिर धीरे धीरे हम लोग अपने वर्क में डिटेलिंग को ऐड करेंगे। और फिर चलिए अब हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिकल ज्ञान लेना शुरू करते हैं। तो बात करते हैं ब्लीच बायपास की। तो ब्लीच बायपास की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, तो ब्लीच बायपास का यूज हम लोग तब करते हैं जहाँ पर हमें अपनी फुटेज को थोड़ा सा ऐसा विंटेज वाली फील देनी होती है, या फिर थोड़ा सा नॉस्टैल्जिक हिस्टोरिक, मतलब ऐसी फील हमें जहाँ पर भी देनी होती है, वहाँ पर ब्लीच बायपास बहुत ही हेल्पफुल होता है, या फिर ब्लीच बायपास का वहाँ पर यूज होता है। तो जैसे कि आप यहाँ पे इस फुटेज को देख सकते हैं, और यहाँ पर मैंने मल्टीपल फुटेज को यहाँ पर अपने टाइमलाइन पे ऐसा रखा हुआ है। और मैं आपको यहाँ पे एक और स्पेशल बात बताता हूँ, ब्लीच बायपास ये ऐसी लुक है कि ये लगभग आप इसको कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर कोई भी डे टाइम वाली ऐसी वीडियो है। और हाँ, कुछ कुछ जगह ऐसा लाइटिंग कंडीशंस के चक्कर में कबाड़ा हो जाता है, लेकिन उस चीज को मतलब हल्का फुल्का फिक्स करके काम चलाया जा सकता है।
तो कहने का ये मतलब है कि ब्लीच बाईपास लुक को हम लोग लगभग कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं डे टाइम वाली फुटेज की यहाँ पर बात कर रहा हूँ, मतलब डे टाइम वाली लाइटिंग कंडीशंस यहाँ पर हूँ। और जैसे कि अभी मैंने जो ये बात बोली कि ब्लीच बाईपास को हम लोग कहीं पर भी डे टाइम वाले ऐसे चीज़ों पर अप्लाई कर सकते हैं, मैं इसको आपको प्रैक्टिकली अप्लाई करके भी दिखाता हूँ। जैसे कि हमारे टाइमलाइन में डिफरेंट डिफरेंट ऐसी फुटेजेस हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं चीज़ों को ऐसा टाइमलाइन लेवल पे अप्लाई करने वाला हूँ, और अब देखते हैं कि यहाँ पर मैं जो ऐसा बोल रहा हूँ ये सच में ऐसा प्रैक्टिकल है भी कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर टाइमलाइन लेवल पे आ जाएंगे, और यहाँ पर मैं एक सीरियल नोड को एडअप कर देता हूँ। यहाँ पर आपको कुछ भी ऐसा नॉइस रिडक्शन वाला काम कहीं पे कुछ भी ऐसा करना है तो आप यहाँ पर वो काम ऐसा कर सकते हैं। ओके, मैं यहाँ पर टाइमलाइन लेवल पे चीज़ों को अप्लाई कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं नॉइस रिडक्शन के लिए कोई नोड नहीं छोड़ने वाला। तो चलिए इसी नोड से हम लोग अपना काम करना शुरू करते हैं। तो इस नोड पे हम लोग अपना एक्सपोजर और बैलेंसिंग वाला काम करने वाले हैं पहले। तो यहाँ पर मैं ऐसा राइट क्लिक मारता हूँ और नोड लेवल पे आकर यहाँ पर लिख देते हैं एक्सपोजर या फिर बैलेंस, EXP प्लस BALANCE बैलेंस। एक्सपोजर बैलेंस वाला यहाँ पे काम होगा। तो स्टार्टिंग में मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पर सेचुरेशन को थोड़ा सा इंक्रीज करूँगा। बहुत ज़्यादा इंक्रीज करने पे ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही, तो इसलिए हम लोग इसको बहुत थोड़ा सा इंक्रीज करने वाले हैं। कुछ इतना रख देते हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पर लुमिनेंस पे वर्क करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लोग ऑफसेट पे आकर इसकी वैल्यू को थोड़ा सा डिक्रीज करेंगे। बेसिकली यहाँ पर मैं डार्क पार्ट्स को ऐसा टारगेट करना चाह रहा हूँ, तो लिफ्ट की वैल्यू को थोड़ा सा डिक्रीज ही कर देते हैं, कुछ इतना। और एक्सपोजर बैलेंसिंग वाला काम मेरे हिसाब से तो यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। तो इसके बाद मैं यहाँ पर एक और नोट को ऐसा एडअप करता हूँ, Alt+S, इफेक्ट्स वाले एरिया को भी हटा देते हैं। तो अब यहाँ पर मैंने जो ये नया नोट एडअप किया है, यहीं पर मेन काम ऐसा होने वाला है, आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर दो तरीके हैं, एक सिंपल तरीका और एक कॉम्प्लेक्स तरीका। मैं आपको दोनों ही बता देता हूँ। तो यहाँ पर सिंपल तरीके में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग सेचुरेशन को एकदम जीरो ऐसा कर देंगे। ये एक तरीका हो गया, ठीक। इसी काम को करने का एक दूसरा तरीका क्या है कि हम लोग यहाँ पर RGB मिक्सर्स पे आ सकते हैं। पहले मैं इसको मास्टर रीसेट कर देता हूँ। ओके, तो RGB मिक्सर्स पे आ जाते हैं और यहाँ पर मोनोक्रोम पे ऐसा टिक करते हैं, तो भी यहाँ पर वही काम हो गया, वही जो सैचुरेशन को हम लोग ने ऐसा जीरो किया था। और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ पर मोनोक्रोम पे ऐसा टिक मार देते हैं, तो यहाँ पर भी वही काम हो गया कि मतलब वो जो सैचुरेशन की वैल्यू को हम लोग ने एकदम लो कर दिया था, वही चीज़ हमें यहाँ पर भी ऐसा देखने को मिल रही है। लेकिन ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हुआ है उस चीज़ को करने का। और बाकी यहाँ पर कुछ लोगों को लगेगा कि इसमें क्या ही कॉम्प्लेक्स था, मैं इसको ऐसा कॉम्प्लेक्स बोल रहा हूँ। मैं इसको कॉम्प्लेक्स इसलिए बोल रहा हूँ, यहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटी से मेरा ये मतलब रहता है कि यहाँ पर ऐसे हम लोग अपना ग्रीन चैनल्स पे ऐसा वर्क कर सकते हैं, ब्लू चैनल्स पे वर्क कर सकते हैं, और यहाँ पर रेड चैनल पे ऐसा वर्क कर सकते हैं। यहाँ पर कॉम्प्लेक्स से मेरा मतलब ये था कि मतलब हमें ज़्यादा कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं। ओके, तो डेफिनेटली ये एक बेटर तरीका रहेगा रेदर दैन कि हम लोग सैचुरेशन को ऐसा जीरो करते रहें, क्योंकि यहाँ पर हमें ज़्यादा कंट्रोल देखने को मिल रहा है, क्योंकि ऐसे हमारे फुटेज पे हमारा ज़्यादा कंट्रोल रहेगा। तो यहाँ पर मैं चीज़ों को पहले मास्टरी सेट कर देता हूँ, और आप अपने हिसाब से जिस भी फुटेज पे ऐसा वर्क करेंगे उसकी RGB वैल्यूज़ पे आपको ऐसा वर्क करना है, तो आप यहाँ पर ऐसा उस पर वर्क कर सकते हैं। और फिर उसके बाद मैं इस नोड का नाम ऐसा लिख देता हूँ, तो इसको आप ऐसा ग्रे, ब्लैक एंड वाइट जो भी आप कहना चाहें, तो मैं इसको ऐसे ग्रे ही लिख देता हूँ फिलहाल के लिए, ग्रे। ओके, और फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पर एक लेयर नोड को एडअप कर देते हैं, Alt+L। और फिर लेयर नोड को एडअप करने के बाद आप ऐसा सोच रहे होंगे कि भाई लेयर नोड को ऐड करने का क्या फ़ायदा आप, तो अभी घबराइए नहीं, मैं सारी चीज़ों को कवर अप करता हूँ। तो मेन क्या है कि जब आप यहाँ पर इस लेयर नोड के इस लेयर मिक्सर वाले एरिया पे ऐसा आते हैं, और जब आप यहाँ पे कंपोजिट मोड पे आएंगे, तो यहीं से मेन खेल शुरू होता है। तो यहाँ पर मैं कंपोजिट मोड पे आकर ऐसा अलग अलग कंपोजिट मोड्स को ऐसा ट्राई आउट कर सकता हूँ। जैसे कि ब्लीच बाईपास में मोस्टली मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सॉफ्ट लाइट को ऐसे सेलेक्ट करता हूँ, और उसके बाद चीज़ें हमारी ऐसी दिखती हैं। और जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर बस एक सेटिंग पे ऐसा क्लिक किया और चीज़ें एकदम ऐसे ट्रांसफॉर्म हो गई। तो पहले चीज़ें यहाँ पर ऐसे दिखती थी और अब चीज़ें यहाँ पर ऐसे दिख रही हैं। तो बहुत जल्दी आपको ऐसा ब्लीच बाईपास लुक को क्रिएट करना है, तो ये बेस्ट तरीका रहता है मेरे हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर हम लोग ने बहुत ज़्यादा काम ही नहीं किया अगर देखा जाए तो। यहाँ पर हम लोग ने ऐसा अपने डार्क पार्ट्स पे वर्क किया, और हम लोग ने यहाँ पर सैचुरेशन पे थोड़ा सा वर्क किया। फिर उसके बाद ऊपर आकर हम लोग ने यहाँ पर मोनोक्रोम वाले बटन को ऐसे इनेबल कर दिया, और फिर इसके बाद यहाँ पर हम लोग ने एक लेयर नोड को क्रिएट किया। लेयर नोड के कंपोजिट मोड पे जाकर हम लोग ने यहाँ पर सॉफ्ट लाइट वाले ऑप्शन पे क्रिएट कर दिया, और ये लीजिए ब्लीच बाईपास लुक तैयार है। तो कुछ ऐसे हम लोग यहाँ पर ब्लीच बाईपास लुक को क्रिएट कर सकते हैं। तो इतना ईजी होता है ब्लीच बाईपास लुक को क्रिएट करना, और बाकी आप आगे जो भी मॉडिफिकेशन करें वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और बाकी इसीलिए मैं आपको स्टार्टिंग में बोल रहा था कि मैं आपको यहाँ पर पहले प्रैक्टिकल ज्ञान देना चाहता हूँ। मैं आपको प्रैक्टिकल ज्ञान इसलिए देना चाह रहा था क्योंकि ये लुक क्रिएशन वाली पहली वीडियो है मेरे चैनल पे, और अगर आपने कभी लुक क्रिएशन वाला काम नहीं किया होगा
तो आपके दिमाग में ऐसा चीज़ें ओवरराइड होके बनी रह सकती है कि मतलब भाई क्या होगा, बहुत ऐसा टिटिम्मा तो नहीं, बहुत तगड़ा नोट स्ट्रक्चर तो नहीं बनाना पड़ेगा। तो अगर मेबी अगर आप इन चीज़ों के चक्कर में ऐसा इनसिक्योर होंगे, तो मेरे हिसाब से वो इनसिक्योरिटी ऐसा अभी कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट हो गई होगी। तो बस ऐसे आपने यहाँ पर ब्लीच बायपास वाला लुक अचीव कर लिया है। और फिर इसके बाद यहाँ पर आप थोड़ा सा डिटेलिंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर इस नीचे वाले नोड में आ जाता हूँ। जैसे कि मान लेते हैं कि मुझे यहाँ पर किसी स्पेसिफिक कलर का यहाँ पर इन्फ्लुएंस दिखाना है। जैसे कि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि मुझे यहाँ पर जैसे कि ग्रीन कलर का इन्फ्लुएंस दिखाना है, तो हम लोग यहाँ पर लेयर नोड के नीचे वाली नोड में आकर ऐसा प्राइमरीज की ऑफसेट वाले एरिया पर आकर उस कलर की तरफ ऐसा जा सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर ग्रीन कलर की तरफ जा रहा हूँ, येलो कलर की तरफ जाए तो ऐसे जा सकते हैं, ऑरेंज, मैजेंटा, ब्लू, सियान, मतलब जिस भी कलर का आपको इन्फ्लुएंस दिखाना है तो आप यहाँ से भी इन्फ्लुएंस दिखा सकते हैं अगर आप चाहें तो। मैं इसे यहाँ पर थोड़ा सा येलो की तरफ ऐसा ले जाता हूँ, कुछ ऐसा। ओके, तो ये भी देखने में यहाँ पर ठीक लग रहा है। तो अगर ऐसा मैं आपको बिगिनर लेवल पे बताना चाहूँ, तो आप ऐसे भी यहाँ पर चीज़ों पे डिटेलिंग को अडॉप्ट कर सकते हैं। और फिर जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मैं यहाँ पर ऐसा टाइमलाइन लेवल पे चीज़ों को अप्लाई कर रहा हूँ और ब्लीच बायपास लुक लगभग सब जगह चल जाता है। इस चीज़ को भी मैं आपको ऐसा प्रूफ करके अब दिखा देता हूँ, क्योंकि हम लोग ने यहाँ पर ब्लीच बायपास लुक को क्रिएट कर लिया। तो हम लोग इधर आ जाते हैं, ठीक है। और एक काम करते हैं कि हम लोग अपने पूरे टाइमलाइन लेवल पे चीज़ों को प्ले करते हैं, और यहाँ से मैं चीज़ों को प्ले करता हूँ और बीच बीच में मैं यहाँ पर ऐसा शांति से बैठा रहूंगा और यहाँ पर ऐसा before after वाली चीज़ को दिखाता रहूंगा। तो यहाँ पर मैंने चीज़ों को ऐसा टाइमलाइन लेवल पे प्ले किया था। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टाइमलाइन पे बहुत डिफरेंट वैरायटी के क्लिप्स हैं। जैसे कि ये पहाड़ वाले रीजन का हो गया, ठीक है। और यहाँ पर ये बंदा बैठ के कुछ ऐसा मतलब लकड़ी को ऐसा काट पीट रहा है, और ये ड्रोन व्यू टाइप की चीज़ हो गई। और यहाँ पर आप मर्सिडीज की एक कार को देख सकते हैं। और यहाँ पर ये जंगल बियर का कुछ सीन है, और यहाँ पर ये कुछ ऐसा कबीले टाइप की जगह कुछ दिखाई गई है। तो यहाँ पर मैंने बहुत वैरायटी के क्लिप्स को यहाँ पर लिया है, और कुछ कुछ जगह पर आप ये प्रॉब्लम देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर डार्क पॉइंट्स बहुत ज़्यादा डार्क हो जा रहे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर मैंने इस क्लिप के बेसिस पे मैंने यहाँ पर ऐसा डार्क पार्ट्स पे वर्क किया था। वही ऑफसेट और लेफ्ट की वैल्यू को मैंने यहाँ पर थोड़ा सा इंक्रीज किया था, मतलब वही डार्क बना दिया था चीज़ों को। तो इस वजह से कुछ कुछ जगह पर आपको डार्क पार्ट्स बहुत ज़्यादा ही डार्क देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर चीज़ें बहुत गंदी लग रही हैं देखने में, क्योंकि यहाँ पर हम लोग ने ऑफसेट और लेफ्ट वाले एरिया पे चीज़ों पे वर्क किया था। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग को लाइक मतलब थोड़े बहुत ऐसा डार्क पॉइंट्स पे वर्क करके चीज़ों को एडजस्ट करना पड़ेगा। और बाकी ओवरऑल देखा जाए तो चीज़ें मतलब हर जगह पे लगभग ऐसा फिट बैठ जाए, जैसा कि आपने यहाँ पे देखा होगा। तो बस इससे मैं आपको यहाँ पे ये दिखाना चाहता कि ब्लीच बायपास लोग लगभग बहुत जगह पे वर्क कर जाता है। और फिर इसके बाद यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है पहला मेथड ब्लीच बायपास लुक को क्रिएट करने का। और अब मैं आपको बताता हूँ दूसरा मेथड ब्लीच बायपास लुक को क्रिएट करने का। तो यहाँ पर अब मैं चीज़ों को टाइमलाइन लेवल पे अप्लाई नहीं करने वाला, और अभी हम लोग फिलहाल के लिए किसी दूसरी क्लिप पे भी आ जाते हैं। तो यहाँ पर मैं इस क्लिप पे आ जाता हूँ, और यहाँ पर हम लोग क्लिप लेवल पे चीज़ों को अप्लाई करेंगे। तो हम लोग थोड़ा सा आगे चले जाते हैं, कुछ यहाँ पर जहाँ पर हमें ज़्यादा डिटेल्स देखने को मिल रही है। इतना ठीक है। और अब मैं आपको यहाँ पर दूसरे मेथड के बारे में बताता हूँ। तो यहाँ पर भी पहले आपको क्या करना है कि आपको कलर करेक्शन वाला काम कर लेना है। कि मैं यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट की वैल्यू को थोड़ा सा इंक्रीज करूँगा, बहुत थोड़ा सा, कुछ इतना। और यहाँ पर सैचुरेशन को बहुत हल्का से इंक्रीज करेंगे, कुछ इतना। बाकी इतना मतलब कलर करेक्शन वाला काम ठीक है मेरे हिसाब से। फिर इसके बाद एक सीरियल नोट को एडअप करेंगे, और इस सीरियल नोट को हम लोग यहाँ पर एक लेट नोट में ऐसा कन्वर्ट कर देंगे, ऑल्ट एल। और फिर इसके बाद ऊपर वाले नोट पे यहाँ पर हम लोग चीज़ों को ब्लैक एंड व्हाइट वे में ऐसा कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम लोग मोनोक्रोम पे ऐसा टिक कर देते हैं। और फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पर कंपोजिट मोड पे आकर ऐसा सॉफ्ट लाइट को सिलेक्ट कर देंगे। लेकिन ये डिफरेंट मेथड है तो कुछ डिफरेंट बताना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप यहाँ पर कलर के बेसिस पे चीज़ों को अच्छे खासे अमाउंट में ऐसा इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, तो कलर के लेवल पे आप चीज़ों को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले वही मोनोक्रोम वाला काम आपको कर लेना है, ठीक है। जो चीज़ें मैंने आपको ऐसा पिछले मेथड में बताई थी
वो चीज़ अभी भी यहाँ पर रिलेवेंट होने वाली है। तो यहाँ पर हम लोग को ऐसा कलर के लेवल पे इन्फ्लुएंस दिखाना है, तो यहाँ पर हम लोग मोनोक्रोम वाले एरिया पे वर्क करेंगे। तो यहाँ पर मैं पहले इस नोट पे आ जाता हूँ। तो यहाँ पर ये जो आरजीबी वैल्यूज हैं, ये मोस्टली आपकी लुमिनोसिटी को ऐसा अफेक्ट करती हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोग ने ऐसा मोनोक्रोम पे ऐसा टिक कर रखा है। तो अगर मैं यहाँ पर ब्लू आउटपुट की वैल्यू को ऐसा कम ज़्यादा करूँगा, तो हमें अपने येलो पार्ट्स पे ऐसा वर्क होते हुए देखने को मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे ब्लू की वैल्यू को लो करूँगा, तो येलो पार्ट्स और ब्राइट अप हो जाएंगे। तो यहाँ पर इस फंडे पे चीज़ें ऐसा वर्क करती हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर ग्रीन की वैल्यू पे ऐसा वर्क करूँगा, तो मैं मैजेंटा में कुछ ऐसा चेंज देखने को मिलेगा शायद, क्योंकि ग्रीन के सामने मैजेंटा कलर रहता है। और अगर मैं रेड पे वर्क करूँगा, तो हमें सियान कलर में कुछ चेंज देखने को मिलेगा, क्योंकि रेड के सामने सियान कलर है। ओके, तो कुछ ऐसे फंडे पे यहाँ पर चीज़ें वर्क करती हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, यहाँ पर ये जो चेंज है, ये लुमिनेंस वैल्यू के बेसिस पे यहाँ पर आप चेंज को देख पाएंगे। और फिर इसके बाद यहाँ पर मैं एक और नोट को ऐसा एडअप करता हूँ, ऑल्ट एस, और इसकी भी एक लेयर नोट बना देते हैं यहाँ से, ऑल्ट एल, और यहाँ से इसे ऐसा डिस्कनेक्ट करके इसकी वैल्यू को हम लोग यहाँ पर ऐसा कनेक्ट कर देते हैं। और फिर इसके बाद इस वाले लेयर मिक्सर वाले एरिया पर आकर कंपोजिट मोड पे आ जाएंगे। और यहाँ पर मैं ऐसा ओवरले या फिर हार्ड ड्राइव पे ऐसा सेलेक्ट करता हूँ, तो कंपोजिट मोड पे आ जाते हैं। तो ओवरले पे ऐसा सेलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पर कुछ ऐसे रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। और फिर इसके बाद यहाँ पर आप ऐसा कुछ सोच रहे होंगे कि यार इससे अच्छा तो पहला मेथड ही था ना, फालतू का क्या बिन बात की कॉम्प्लिकेशंस मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो यहाँ पर इन कॉम्प्लिकेशन से हमें ये फायदा मिलता है कि हमें इन कॉम्प्लिकेशंस की मदद से हम लोग यहाँ पर सैचुरेशन और लुमिनोसिटी की वैल्यू को एडजस्ट कर सकते हैं। और वो दोनों काम हम लोग इन दोनों नोड्स में ऐसा करेंगे। जैसे कि ऊपर वाले नोड पे तो हम लोग ऐसा लुमिनोसिटी वाला ही काम करेंगे, क्योंकि मैंने आपको तभी बताया था मोनोक्रोम के बारे में कि हम लोग ऐसा लुमिनोसिटी के बेसिस पे चीज़ों को कम ज़्यादा करते हैं वगैरह वगैरह। और फिर उसके नीचे वाले नोड पे हम लोग यहाँ पर सैचुरेशन वाला काम कर सकते हैं। जैसे कि चलिए मैं आपको कुछ करके दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पर कलर व्हील्स पे जाता हूँ, तो मैं इसकी वैल्यू को हल्का सा ऐसा डिक्रीज करता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें कूल वाले वे में ब्लीच बाईपास लुक ऐसा अप्लाई होते हुए देखने को मिल रहा है। और अगर आप इसे थोड़ा सा वार्म वाले वे में चीज़ों को अप्लाई करना चाहते हैं, तो बस कलर बूस्ट की वैल्यू को ऐसा आप इंक्रीज कर दीजिए कुछ ऐसे। तो यहाँ पर चीज़ ऐसा वार्म वाले वे में अप्लाई हो रही है। और फिर ऐसे ही मैंने आपको यहाँ पे ये बताया था कि यहाँ पर हम लोग लुमिनोसिटी वाला काम करेंगे, यहाँ पर आरजीबी वैल्यूज को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस मेथड का यूज़ करके आपको यहाँ पे थोड़े ज़्यादा कंट्रोल्स आपको मिल जाते हैं सेचुरेशन और लुमिनोसिटी पे वर्क करने के लिए। ये मेथड भले ही थोड़ा सा देखने में कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन यहाँ पर हमें बहुत अच्छे खासे कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं। इसका यही बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। तो मोस्टली मैं यहाँ पर इसी मेथड का यहाँ पे यूज़ लेता हूँ, और मेरे हिसाब से आपको यहाँ पर कुछ नया सीखने को ऐसा मिला होगा। तो यहाँ पर कंप्लीट होता है ब्लीच बाईपास लुक को क्रिएट करने का दूसरा तरीका। मैंने आपको यहाँ पे दो तरीके बता दिए। पहले तरीके में मैं आपको ये बताना चाहता था कि ब्लीच बाईपास लुक को क्रिएट करने के लिए टूल्स के बेसिस पे कैसे क्या चीज़ें वर्क करती हैं। और दूसरा तरीका भले थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लेकिन इसमें हमें थोड़े ज़्यादा कंट्रोल्स मिलते हैं। तो ये रहे दो मेथड्स ब्लीच बाईपास लुक को क्रिएट करने के लिए। और अब मैं आपको ब्लीच बाईपास लुक का थ्योरेटिकल व्यू एक्सप्लेन करता हूँ। तो ब्लीच बाईपास एक प्रोसेस है जहाँ पर कलर्स ब्लीचिंग स्टेज को ऐसा स्किप कर जाते हैं, जिसकी वजह से एक्सपोज ग्रेन रहते हैं सिल्वर पार्टिकल के, जिसकी वजह से इमेज बनती है। वहाँ पर सिल्वर ग्रेन पार्टिकल्स कैमरे की फिल्म पे ऐसा बैठ जाते हैं, या फिर अगर मैं इसको प्रोफेशनल भाषा में कहूँ तो वो फिल्म नेगेटिव पे बचे रह जाते हैं, जिसकी वजह से एक डेंस इमेज कॉन्ट्रास्ट क्रिएट होता है। और उस इमेज कॉन्ट्रास्ट के संग वहाँ पर हमें एक तगड़ी ग्रेन और हल्की फुल्की सेचुरेशन देखने को मिलती है। और बात की जाए ब्लीच बाईपास कहाँ पे यूज होता है, तो मैं आपको कुछ पॉपुलर मूवीज के रेफरेंस देता हूँ, जैसे कि 1984, थ्री किंग्स और सेविंग प्राइवेट रायन। तो यहाँ पर मैंने जितनी भी मूवीज का नाम लिया, ये सारे इंटरनेशनली फेमस ऐसी मूवीज हैं। और अगर इंडिया लेवल की बात करूँ तो सालार के बारे में तो आप जानते ही होंगे। तो ऐसा आप यूट्यूब पे कुछ भी ऐसा सालार का ट्रेलर या फिर क्लिप कुछ भी ऐसा सर्च करेंगे, तो पूरे मूवी के अंदर ब्लीच बाईपास लुक का यूज हो रखा है। और ऐसे ही टर्मिनेटर मूवी में भी ब्लीच बाईपास लुक का यूज हो रखा है। और स्टार्टिंग में जो मैंने आपको ब्लीच बाईपास की थ्योरेटिकल ज्ञान दी थी कि वो ऐसा वो ग्रेन सिल्वर वो दुनिया भर की चीज़ें, ये सारी चीज़ें मैं कैमरा के प्रोस्पेक्टिव से बोल रहा था। कैमरा और वो फोटो केमिकल वाला जो भी काम होता है, क्योंकि स्टार्टिंग के समय में मैं जब ऐसा मतलब डांस रिसॉर्ट पे जब लोग काम नहीं करते थे, तब ब्लीच बाईपास को मतलब ऐसे ही कुछ क्रिएट किया जाता था। उसमें कुछ ऐसा डेवलपर केमिकल के बाद ब्लीच केमिकल में कुछ ऐसा इंट्रोड्यूस किया जाता, तो कुछ ऐसा वो प्रोसेस होता था। आप चाहें तो इन चीज़ों के बारे में गूगल में जानकारी ले सकते हैं। और बाकी इसके बाद अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि अब हम लोग ब्लीच बाईपास को कैसे क्या क्रिएट करते हैं और डिटेलिंग के साथ। तो यहाँ पर डिटेलिंग वाला काम हम लोग इस फुटेज पे करने वाले हैं। तो इस फुटेज को आप यहाँ पे ऐसा देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम लोग डिटेलिंग वाला काम करने वाले हैं, लेकिन शुरुआती स्टेप्स वही सेम ही रहेंगे। जैसा स्टेप हम लोग ने पहले मेथड में यूज़ किया था, उसी मेथड का यूज़ हम लोग शुरुआत में करने वाले हैं।
तो उस काम को हम लोग यहाँ पर पहले कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्लिप लेवल पे चीज़ों को अप्लाई करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बेसिक एडजस्टमेंट्स कर लेते हैं, वही बैलेंसिंग वाला काम। तो अगर मैंने जो थ्योरी बताई है मैं उसका भी थोड़ा-थोड़ा यूज़ करके आपको बताने की कोशिश करता हूँ, ताकि जो भी मैंने ऐसा पहले बोला वो भी चीज़ रिलेवेंट लगे। तो ब्लीच बायपास क्या चीज़ का रिज़ल्ट है? वो कलर और ब्लैक एंड व्हाइट इमेज का एक रिज़ल्ट है, ठीक है? तो वैसा कुछ अभी काम मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो वैसे काम को करने के लिए मैं यहाँ पर एक और नोड को एडअप करता हूँ और इसे अब लेयर मिक्सर बना देते हैं। तो ऊपर हम लोग यहाँ पर कलर वाला काम कर लेते हैं इस बार। तो यहाँ पर हम नोड लेवल पे जाते हैं, तो लिख देते हैं यहाँ पर कलर। तो मैं यही कलर की स्पेलिंग को प्रेफ़र करता हूँ, क्योंकि हम लोग लैपटॉप पे भी वर्क कर रहे हैं, पेपर पे ऐसा नहीं लिख रहे हैं। और नीचे यहाँ पर ब्लैक एंड व्हाइट इस बार लिख देते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट। तो ब्लैक एंड व्हाइट पे वर्क करने के लिए हम लोग यहाँ पर आरजीबी मिक्सर्स पे आ जाते हैं और यहाँ पर मोनोक्रोम को ऐसे सेलेक्ट कर लेते हैं। और अब हम लोग यहाँ पर ऐसा कंपोजिट मोड पे आकर ओवरले पे ऐसे सेलेक्ट कर लेते हैं, ओवरले। तो ब्लीच बायपास लुक तो ऐसे ही क्रिएट हो गया। और अब हमें यहाँ पर डिटेलिंग का काम शुरू करना है, हमें ये ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर डिटेलिंग का काम और करने के लिए मैं यहाँ पर ये कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पर कस्टम कर्व्स में आकर थोड़ा ब्राइटर और डार्कर पार्ट्स पे वर्क कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर डार्कर पार्ट्स को थोड़ा सा उठा देता हूँ ऐसे, कुछ इतना, और ब्राइटर पार्ट्स को थोड़ा सा गिरा देते हैं, कुछ इतना, ठीक है, इतना चलेगा। और फिर उसके बाद कलर पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सैचुरेशन वाला काम कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कलर व्हील्स पे आ जाता हूँ और यहाँ पर हम लोग सैचुरेशन पे वर्क करेंगे। और इस बार मैं आपको एक थोड़ा-सा एडिशनल, मतलब एक जो मैंने जो चीज़ एक्सप्लोर की मैं आपको वो बताता हूँ। यहाँ से सैचुरेशन पे जब भी हम लोग वर्क करते हैं ना, तो प्रॉब्लम क्या आ जाती है कि भाई जहाँ पर हल्का-फुल्का येलो कलर ऐसा प्रेज़ेंट रहता है ना, वो मतलब बहुत गंदा लगने लगता है जब हम लोग सैचुरेशन या फिर कलर बूस्ट को ऐसा इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है? तो इस चीज़ को यहाँ पर ऐसा टैकल करने के लिए मैं यहाँ पर ह्यू से सैचुरेशन पे आ जाता हूँ, कुछ इधर। तो जैसे कि मैंने आपको पहले जो एक्सप्लेनेशन दिया था कि मतलब येलो कलर से मुझे थोड़ी-सी प्रॉब्लम है यहाँ पर, तो येलो के अगल-बगल थोड़ा-सा रेड कलर है, जिसकी वज़ह से और यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं यहाँ पर रेड और येलो कलर को छोड़ के बाकी के कलर्स को ऐसा थोड़ा नीचे ले आता हूँ। 1 मिनट, ये चीज़ ऐसा थोड़ा-सा हिल जा रही है, कोई नहीं, क्योंकि मैं इस माउस के डीपीआई को लो कर देता हूँ। तो यहाँ पर एक ऐसा क्लिक मारते हैं और एक क्लिक मैजेंटा के, कोई नहीं, मैजेंटा से उतनी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगी मुझे जितना लगता है। तो मैं यहाँ पर इतनी रेंज को ऐसे सिलेक्ट करके इसे थोड़ा-सा अब नीचे ले आता हूँ। तो इसे यहाँ पर नीचे ले आते हैं। 1 मिनट, मैं ऐसे चीज़ों को नहीं नीचे ले जाना चाहता। कोने पे एक ऐसा कंट्रोल पॉइंट्स को एडॉप्ट करना पड़ेगा, इधर भी कर देते हैं। और अब चीज़ों को हम लोग यहाँ पर ऐसा नीचे ले जाते हैं, कुछ इतना, और इधर 1 मिनट, और इधर भी इसे कुछ इतना नीचे ले जाएँगे, थोड़ा-सा और। उम, इतना मेरे हिसाब से ठीक रहेगा। और बाकी देखते हैं, 1 मिनट, रेड और येलो पॉइंट्स को मतलब इधर ही रखते हैं, इसको यहाँ से चीज़ों को नीचे ले जाएँगे, इसको ऊपर ही रहने देते हैं इतने एरिया को। नहीं, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो 1 मिनट, पहली वाली चीज़ ठीक थी मेरे हिसाब से, ये ज़्यादा बेटर है। नहीं तो एक बार मैं ऐसे भी चीज़ को ट्राई आउट कर लेता हूँ, मैं इतने एरिया को ऐसा रहने देता हूँ। 1 मिनट, कुछ इतना रहने देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत ऐसा एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है बीच-बीच में। तो अभी चीज़ों को लाइक इतना रहने देते हैं और बस अभी तो मुझे चीज़ें ठीक लग रही हैं। और फिर इसके बाद मैं इस कर्व को ऐसा नीचे प्रेस अप कर देता हूँ। और इसके पहले मैंने आपको जितना जो भी पीछे ज्ञान दिया था, वो फ़िल्म पार्टिकल क्या थे वो सब, तो उसमें मैंने आपको ऐसा ग्रेन के बारे में बताया था। तो हम लोग यहाँ पर ग्रेन को भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ग्रेन को इंट्रोड्यूस करते हैं और इसी के साथ मैंने यहाँ पर ब्लीच बायपास में हाइलाइजेशन का भी यूज़ होते हुए देखा है। तो हम लोग उसी भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस करेंगे। काइंड ऑफ ग्रेन के संग हाइलाइजेशन, ऐसा मतलब चीज़ें मतलब लाइक ऐसे एक दूसरे को करेंगे और एक अच्छा रिजल्ट हमें अभी देखने को मिलेगा। मैं आपको एक बार करके बताता हूँ। काइंड ऑफ कि मतलब जैसे हम लोग कंट्रास्ट पे बेटर कंट्रोल्स पाने के लिए हम लोग पाइवट का यूज़ करते हैं ना, वैसे ही हाइलाइजेशन के संग जब हम लोग ग्रेन का यूज़ करेंगे, जैसे जो भी अभी मैं अपने मन में सोच रहा हूँ वो मैं आपको कुछ ऐसे भी बता सकता हूँ। और हाँ, एक और चीज़ अभी मेरे दिमाग में एक बहुत अच्छा एग्जांपल आया, जो भी मैं आपको ऐसा अभी करने को नहीं कह रहा हूँ कि मैं अभी ग्रेन और हाइलाइजेशन को संग में ऐसा इंट्रोड्यूस करके जो भी अगड़म-बगड़म करने वाला हूँ, उसका मैं आपको एक अच्छा एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे कि मैं यूट्यूब पे आ जाता हूँ, जैसे कि आप शाहरुख खान के इस गाने को देख सकते हैं। यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत ग्रेन्स का ऐसा मूवमेंट देखने को मिलेगा और जो जैसे यहाँ पर ये जो स्किन है, उसके लाइक ऐसा बॉर्डर्स में, जैसे कि आप यहाँ पे ऐसा देख पा रहे होंगे कि ये एक बहुत पतली सी
बहुत हल्की सी रेड कलर की आउटलाइन जैसी चीज़ है। तो जो रेड कलर की आउटलाइन जैसी चीज़ है यही हेलेसन है। और हेलेसन और ग्रेन का कॉम्बो कैसे दिखेगा वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो आप किसी ब्लैंक एरिया पे बहुत ध्यान से देखिएगा। मैं इसे प्ले करता हूँ, रुकिएगा वो चीज़। ओके, तो अभी यहाँ पर ये जो पार्टिकल्स का ऐसा रैंडम सा मूवमेंट हो रहा है, यहाँ पर एक ग्रेन की वजह से ऐसा हो रहा है। और यहाँ पर ये जो हल्की सी रेड कलर की आउटलाइन जैसी चीज़ आपको यहाँ पे दिख रही है बीच बीच में, वो हेलेसन है। तो ये दोनों चीज़ जब ऐसा संग में दिखती है तो बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि यहाँ पर आप वो जो रैंडम पार्टिकल्स का मूवमेंट देख पा रहे हैं वो ग्रेन है, और यहाँ पर स्किन के पास है आप यहाँ बॉर्डर्स पे जो रेड कलर टाइप की चीज़ें देख पा रहे हैं वो हेलेसन है। तो मैं इसे प्ले करता हूँ। तो आप उन दोनों चीज़ों का आप यहाँ पर प्रैक्टिकल ऐसा यूज़ देख पा रहे होंगे। जैसे कि यहाँ पर हेलिसन का यूज़ आप हल्का-फुल्का देख पा रहे होंगे। जो यहाँ पर रेड कलर की काइंड ऑफ एक आउटलाइन आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, वही हेलिसन है। तो यहाँ पर मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दे दिया कि मैं यहाँ पर क्या एक्चुअली क्रिएट करना चाहता हूँ। वैसे वो जो मैं आपको जो भी अभी इतनी देर से ऐसा नहीं बताया था कि हेलिसन और ग्रेन का कॉम्बो, उसकी इंस्पिरेशन मैंने यहीं से ली थी। और यहाँ पर आप एक और चीज़ भी देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर काइंड ऑफ थोड़ी-सी ब्लर टाइप की चीज़ें हैं। मतलब यहाँ पर हमारे सब्जेक्ट फ़ोकस में इसलिए ब्लर है, मैं वो समझ रहा हूँ। लेकिन हम लोग एडिशनली यहाँ पर ऐसा ब्लड को अडॉप्ट करने की कोशिश करेंगे। और मैं यहाँ पर एक और चीज़ भी देख पा रहा हूँ। यहाँ पर शायद मुझे जो दिख रहा है, मुझे लाइटिंग वाइटिंग का तो उतना नहीं पता, लेकिन यहाँ पर थोड़ा-सा ग्लो का यूज़ हो रखा है। तो यहाँ से इंस्पिरेशन लेते हुए हम लोग क्या करने वाले हैं कि हम लोग यहाँ पर ग्लो का यूज़ लेने वाले हैं, ब्लर का यूज़ लेने वाले हैं, और यहाँ पर ग्रेन और हेलेसन का भी यूज़ हम लोग यहाँ पर लेने वाले हैं। तो इन सारी चीज़ों का यूज़ अब हम लोग लेना शुरू करते हैं। तो सॉफ्टवेयर में आ जाते हैं इधर। और एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे ये बताना भूल गया था। अगर आप हेलेसन को ऐसा थ्योरेटिकली जानना चाहते हैं कि मतलब हेलेसन का यूज़ करने पे रेड कलर ही क्यों आता है, तो क्या सीन है कि जो फ़िल्म वाली रील होती है, जिसको फ़िल्म नेगेटिव लुक बोलते हैं ऐसा प्रोफ़ेशनल भाषा में, जब वहाँ पर ऐसा लाइट स्ट्राइक करती है, तो जो फ़िल्म नेगेटिव होती है वो आरजीबी कलर से ऐसा मिक्सअप होके बनती है। तो सबसे पहले यहाँ पर आर यानी कि रेड कलर आता है। तो जब लाइट सरफेस पे स्ट्राइक करने के बाद ऐसा बाउंस बैक करती है, तो सबसे पहले वो रेड कलर पे ऐसा मतलब टकराती है, जिसकी वजह से हमें वो रेड कलर की चीज़ें ऐसा मतलब ब्राइटर पार्ट्स पे देखने को मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर लाइट रेड कलर पे टकरा रही है, ऐसा हमें कुछ देखने को मिल रहा है। तो इसीलिए कभी भी हम लोग हेलेसन का यूज़ करते हैं तो हमें एक रेड आउटलाइन देखने को मिलता है ब्राइटर पार्ट्स पे। तो थ्योरेटिकली मैंने आपको यहाँ पर हेलेसन के बारे में समझाया है, और चलिए यहाँ पर हम लोग प्रैक्टिकली अपने काम को कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर मैं अब चलिए हेलेसन को ऐसा प्रैक्टिकली अप्लाई करता हूँ। तो हेलेसन को हम लोग यहाँ पर स्टार्टिंग में अप्लाई करेंगे। अब आप ऐसा मतलब सोच सकते हैं कि मैं ये चीज़ को आखिर में अप्लाई क्यों नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो फ़िल्म नेगेटिव वाला ज्ञान है, तो फिर उसमें क्या होता है कि ब्लीच बायपास वाली चीज़ों को रिलेशन के बाद अप्लाई किया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग उस ज्ञान को फॉलो करते हुए रिलेशन को हम लोग यहाँ पर स्टार्टिंग में ऐसा अप्लाई करेंगे। तो इफ़ेक्ट्स वाले एरिया पे आकर रिलेशन को ऐसा लिख देते हैं। रिलेशन यहाँ पर आ गया, इसे यहाँ पर ऐसा रख देते हैं। तो यहाँ पर रिलेशन वाले एरिया पे मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पर थ्रेशोल्ड की वैल्यू को ऐसा कम ज़्यादा करता हूँ। तो आपको उसका रिज़ल्ट यहाँ पर ऐसा दिखने वाला है। जैसे कि मैंने आपको जो भी ऐसा बताया था रिलेशन के बारे में कि यहाँ पर हमें ब्राइटर पार्ट्स के अराउंड एक रेड कलर की आउटलाइन देखने को मिलती है। तो वो चीज़ हमें यहाँ पर ऐसा देखने को मिल रही है। मैं एक बार इसे ऐसा ऑन ऑफ करके भी दिखा देता हूँ। तो पहली चीज़ ऐसी दिखती थी और रिलेशन के बाद ये चीज़ कुछ ऐसी दिखती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर वो ब्लैक कलर की आउटलाइन इस रेड कलर की आउटलाइन से ऐसा रिप्लेस हो गई है। और यहाँ पर मोस्टली हम लोग यहाँ पर थ्रेशोल्ड की वैल्यू को कम ज़्यादा करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर थ्रेशोल्ड की वैल्यू को एकदम ज़ीरो पे ले जाता हूँ, तो यहाँ पर हमें कुछ एकदम वाइट काइंड ऑफ ड्रीमी टाइप की चीज़ ऐसा देखने को हमें मिलती है। और अगर मैं इसकी वैल्यू को एकदम और अगर मैं इसकी वैल्यू को एक अच्छे खासे अमाउंट में इंक्रीज़ करता हूँ, तो यहाँ पर हमें एक कॉन्ट्रास्ट जैसी चीज़ देखने को मिलती है। तो इतना ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट हमें यहाँ पर अप्लाई नहीं करना है वैसे। तो बहुत हल्का-सा हम लोग इसे यहाँ पर इंक्रीज़ करेंगे। मास्टर रीसेट कर देते हैं पहले, और अब इसे हल्का-सा इंक्रीज़ करते हैं, कुछ इतना। चलिए इतना भी रखते हैं और ज़ूम टू फिट कर देते हैं। और आप चाहें तो यहाँ पर हेलेसन की ओपेसिटी को यहाँ से ग्लोबल ब्लेंड वाले एरिया से ऐसे कंट्रोल कर सकते हैं। सॉरी ग्लोबल ब्लेंड है ये वैसे। और फिर हेलेसन वाला काम कर लेने के बाद यहाँ पर हम लोग ग्लो को अडॉप्ट करने वाले हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग यहाँ पर हेलेसन, ग्लो और ब्लड को भी अडॉप्ट करने की कोशिश करेंगे। तो इसके बाद हम लोग यहाँ पर अब ग्लो को अडॉप्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पर ऑल्ट एस प्रेस करता हूँ, यहाँ पर ग्लो लिख देते हैं, GLOW ग्लो। इसे उठा के इधर रख देते हैं। और फिर ग्लो वाली सेटिंग पे आने के बाद हम लोग यहाँ पर इमेज की थोड़ी सी स्टार्टिंग वाले पॉइंट पर चले जाते हैं। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ
क्योंकि यहाँ पर चीज़ें रेंडर नहीं हो रखी है, क्योंकि यहाँ पर रेड कलर ऐसा हमें देखने को मिल रहा है। स्टार्टिंग में क्या फ़ायदा रहेगा कि चीज़ें जल्दी रेंडर होंगी तो हमें रिजल्ट्स भी जल्दी देखने को मिलेंगे। और फिर यहाँ पर मैं आपको एक सीक्रेट हैक बताता हूँ, हैक या फिर कुछ भी ऐसा आप कह लीजिए। मैं यहाँ पर सेलेक्ट आउटपुट में आकर ग्लो अलोन पे ऐसा क्लिक मारता हूँ। यहाँ पर पता है इससे क्या फ़ायदा होगा कि जो हम लोग यहाँ पर ग्लो ऐसा अप्लाई कर रहे हैं, वो ऐसा काइंड ऑफ हमें ब्लैक एंड व्हाइट वाले वे में ऐसा क्लियरली देखने को मिलेगा कि हम लोग कितने अमाउंट में चीज़ों को अप्लाई कर रहे हैं। और बाकी अभी के हिसाब से तो ग्लो बहुत ज़्यादा ही है, जैसे ग्लो लोल पे मैं आ रहा हूँ और ग्लोइंग इमेज पे जब आ रहे हैं तो भाई बहुत ही ज़्यादा है, मतलब ऐसा किसी ने वो बड़ा वाला बल्ब लगा दिया ऊपर, कुछ ऐसा फील आ रहा है। तो ऐसा हमें नहीं करना है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर साइन थ्रेशोल्ड की वैल्यू को बहुत ही कम कर देंगे। लेकिन हाँ, यहाँ पे ये ट्विस्ट है कि अगर मैं इसी वैल्यू को ऐसा कम करूँगा तो ग्लो और इंट्रोड्यूस होते जाता है। ऐसा नहीं करना एक्चुअली, तो इसकी वैल्यू को इंक्रीज़ करना पड़ेगा इसे ऐसा हटाने के। तो इसे मैं हल्का सा ऐसा इंक्रीज़ कर देता हूँ, कुछ इतना। और यहाँ पर हम लोग स्प्रेड की वैल्यू को थोड़ा-सा कम करते हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे ग्लो चाहिए नहीं, बहुत हल्का-सा मुझे ऐसा ग्लो का इफ़ेक्ट मुझे इस ब्राइट वाले एरिया पे ऐसा कुछ चाहिए था। और एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे ये बताता हूँ, स्प्रेड से क्या है कि ये जो ग्लो वाला रीजन है वो ऐसा काइंड ऑफ ब्लर वाले वे में मिक्स होके ऐसा स्प्रेड होते जाएगा, मतलब इमेज के मतलब डार्कर पार्ट्स तक। जैसे कि मैं इसकी वैल्यू को इंक्रीज़ करूँगा तो यहाँ पर हमारे ब्राइटर पार्ट्स लोकेटेड हैं, जो कि स्काई वाला एरिया है। ये रीजन धीरे-धीरे मतलब इधर की तरफ ऐसा आता जाएगा अगर मैं इसकी वैल्यू को इंक्रीज़ करता हूँ स्प्रेड की वैल्यू को, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, तो ये पार्ट धीरे-धीरे मतलब इधर की एरिया पे भी ऐसा अफ़ेक्ट करते जा रहा है। तो ऐसा हम लोग यहाँ पे नहीं चाहते, तो इसे कम ही कर देते हैं, मतलब इतनी इसकी ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल मेरे हिसाब से। 1 मिनट, यहाँ पर बहुत कम कर रहे हैं तो यहाँ पर ये मतलब ये चीज़ ऐसा यहाँ पे अच्छी नहीं लग रही। तो इससे हम लोग यहाँ पर कुछ इतना रखते हैं कि ताकि यहाँ पर चीज़ें ऐसा लगे कि ये ब्लर वाले वे में ऐसा गायब हुई हैं। तो तो कुछ इतना कर देते हैं। ओके, इतना मेरे हिसाब से अभी ठीक है। और बाकी अभी भी आपको ऐसा लगता है कि मतलब ये ग्लो के चक्कर में चेहरा मतलब काइंड ऑफ फेयर एंड लवली बन गया है, तो उस चीज़ को फिक्स करने के लिए आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि आप कंपोजिट टाइप में आकर, ये एक कंपोजिट मोड की तरह ही वर्क करता है जितना मैंने देखा है। आप यहाँ पर ऐसा स्क्रीन पे ऐसा क्लिक कर सकते हैं, तो यहाँ पर ये फेयर एंड लवली वाली प्रॉब्लम सेम हो जाएगी। तो मैं ऐसा मजाक नहीं कर रहा था डेफिनेटली। तो ऐसे कभी-कभार हमारे जो स्किन वाले पार्ट्स एकदम मतलब प्योर व्हाइट हो जाते हैं, उस वाली प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए मैं यहाँ पर कंपोजिट टैब में आकर स्क्रीन पे ऐसे सेलेक्ट कर देता हूँ। और फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि यहाँ पर हम लोग ऐसा ग्रेन को इंट्रोड्यूस कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोग ने हेलिसन को इंट्रोड्यूस कर दिया, ग्लो को इंट्रोड्यूस कर दिया, अब ग्रेन की बारी है। तो इसे पकड़ के थोड़ा-सा इधर कर देते हैं। और बाकी एक और चीज़ मुझे यहाँ पर लगता है कि ग्लो को और थोड़ा-सा कम कर देना चाहिए। तो मैं यहाँ पर साइन थ्रेशोल्ड की वैल्यू को और इंक्रीज़ कर देता हूँ। और फिर एक और चीज़ मुझे यहाँ पर थोड़ा-सा ऐसा लग रहा है कि ये पार्ट बहुत ज़्यादा ब्राइट हो रखा है, तो इसलिए मैं यहाँ पर ग्लोबल ब्लेंड पे आकर ग्लो की ओपेसिटी को हल्का-सा कम ही कर देता हूँ, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। हुँ, कुछ इतना ऐसे रख देते हैं, इतना ठीक है मेरे हिसाब से। बहुत ज़्यादा ब्राइट करना यहाँ पे अच्छा भी नहीं लग रहा है वैसे। और फिर इसके बाद यहाँ पर हम लोग ग्रेन को एडअप कर देते हैं। तो ऑल्ट एस, यहाँ पर हम लोग ग्रेन को एडअप कर देते हैं। GRAIN उठा के इसे इधर रख देंगे। तो ग्रेन को एडअप करने के बाद हम लोग यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं कि हम लोग फिल्म ग्रेन प्रीसेट्स वाले एरिया पे इससे यहाँ पर बड़ा थोड़ा कर लेते हैं। बड़ा मतलब कि वैसे हाँ, ये जो फिल्म ग्रेन प्रीसेट्स वाले एरिया पे ये जो 16 mm, 8 mm, ये जो जितने भी mm में डिटेल्स ऐसा लिखे रहते हैं, ये मतलब यहाँ पे ये रहता है कि आप कितने बड़े साइज़ के ग्रेन को यहाँ पर एडप्ट करना चाहते हैं। मतलब बड़े साइज़ के ग्रेन को एडप्ट करना है तो बड़े नंबर को सिलेक्ट कीजिए, नहीं तो छोटे नंबर को ऐसे सिलेक्ट कीजिए। तो यहाँ पर मैं 35 mm पे ऐसा कर देता हूँ। तो एक बार हम लोग इसे ऑन ऑफ करके ऐसा देखते हैं कि मतलब ग्रेन से क्या इफ़ेक्ट यहाँ पर हमें देखने को मिला है। तो एक बार इसे ऑन ऑफ कर देते हैं। तो अभी तो कुछ ऐसा देखने को नहीं मिल रहा, तो प्ले करते हैं इसे। एक्चुअली मुझे क्या लग रहा है कि यहाँ पर चीज़ें अभी रेंडर नहीं हो रखी हैं, इसलिए भी हमें रिज़ल्ट अच्छा देखने को नहीं मिल रहा। तो यहाँ पर मैं 1 मिनट के लिए ऐसा वेट करता हूँ, फिर उसके बाद मतलब जब ये चीज़ें रेंडर हो जाएँगी, फिर देखते हैं कि कैसा रिज़ल्ट हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और तब तक हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि यहाँ पर हम लोग ग्लो की वैल्यू को और थोड़ा-सा कम कर लेते हैं। हाँ, गेन वाले एरिया पर आकर हम लोग इसकी वैल्यू को थोड़ा-सा ऐसा कम कर देते हैं। तो यहाँ पर चीज़ें रेंडर अप हो चुकी हैं। और यहाँ पर ग्रेन का क्या सीन है कि ग्रेन मुझे यहाँ पर बहुत अच्छे अमाउंट में देखने को नहीं मिल रहा, तो इसलिए मैं यहाँ पर ओपेसिटी की वैल्यू को थोड़ा-सा इंक्रीज़ करने वाला हूँ। मतलब इससे हम लोग कुछ इतना रख लेते हैं। और अब यहाँ पर मुझे एक सफिशिएंट अमाउंट में ग्रेन देखने को मिल रहा है। और फिर इसके बाद यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर हम लोग येलो कलर को ऐसा इंट्रोड्यूस कर देते हैं थोड़ा-सा,
मतलब ऐसे हम लोग यहाँ पर इंट्रोड्यूस नहीं करते। चलिए यहाँ पर मैं आपको एक अच्छा मेथड बताता हूँ येलो कलर को इंट्रोड्यूस करने का। यहाँ पर हम लोग फिल्म डैमेज वाले इफेक्ट को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं एक और नोट को ऐसा एडअप कर देता हूँ और यहाँ पर हम लोग फिल्म डैमेज को एडअप कर देते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं डैमेज फिल्म डैमेज। तो इसे यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। तो ये काइंड ऑफ एक प्रोफेशनल वे येलो कलर को एडअप करने का, अगर ऐसा नॉर्मल भाषा में बोलूँ तो। लेकिन यहाँ पर फिल्म डैमेज मैंने इसलिए इंट्रोड्यूस किया है क्योंकि यहाँ पर मैं हल्का सा येलो कलर को इंट्रोड्यूस करना चाहता था। लेकिन याद कीजिए, मैं आपको स्टार्टिंग में ऐसा नहीं बोल रहा था कि मुझे यहाँ पर ब्लर को ऐसा एडअप करना है। तो यहाँ से हम लोग फिल्म ब्लर को भी एडअप कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर फिल्म डैमेज को ऐसा इंट्रोड्यूस किया है। और बाय द वे देखा जाए तो इतना येलो कलर भी अच्छा नहीं लग रहा। और यहाँ पर मैं आखिर में मेन ये करना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर डर्ट कलर को ऐसा वाइट कलर में ऐसा चेंज करना चाहता हूँ। तो वाइट कलर पे ऐसा ओके प्रेस मारते हैं और यहाँ पर हम ग्लोबल ब्लेंड का यूज़ करके इसे मतलब इसकी ओपेसिटी को बहुत कम करेंगे। मतलब इतना फिल्म डैमेज भी अच्छा नहीं है, तो मैं इसे लगभग आधे से भी कम करने वाला हूँ। तो इतना कोई नहीं, और करते हैं। तो इसे मैं 0.10 ऐसा कुछ कर देता हूँ, 0.1। ओके, मतलब इतना ठीक लग रहा है। इसके आगे मुझे फ़िल्म डैमेज अच्छा नहीं लगता। ये काइंड ऑफ ऐसा थोड़ा-सा पीलिया वाला इफ़ेक्ट देने लगता है इमेज को, तो इसलिए ये चीज़ मुझे यहाँ पर अच्छी नहीं लगती। तो इतना इसे रहने देते हैं और ज़ूम टू फिर से करते हैं। और इन सारी चीज़ों के बाद मैंने आपको जो भी फ़िल्म नेगेटिव ये सब का ऐसा ज्ञान दिया था, तो हम लोग उस चीज़ को भी यहाँ पर एडॉप्ट करने वाले हैं। तो जैसे कि जो सबसे पॉपुलर यूज़ होने वाली फ़िल्म रील या फिर फ़िल्म नेगेटिव है, वो कोडेक 2383 जिसको हम लोग यहाँ पर एडॉप्ट करेंगे। तो उसके लिए भी एक और नोड यहाँ पर ऐसा क्रिएट कर देते हैं, ऑल्ट एस। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा पीसी लैग करना चालू हो गया है। तो यहाँ पर हम लोग लेट्स को कैसे क्या अडॉप्ट करते हैं कि हम लोग यहाँ पर लेट्स वाले एरिया पे जाते हैं और यहाँ पर ऐसा कोडक लिख देते हैं, के ओ डी ए कोडक। तो वैसे देखा जाए तो यही कोडक 2383 और उसे यहाँ पर ऐसा ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। और अभी हमारे फुटेज का यहाँ पे कबाड़ा हो गया। तो ऐसे हम लोग किसी भी रैंडम सी चीज़ों को ऐसा ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं करते। एक प्रॉपर तरीका होता है जिसको मतलब फॉलो करना होता है, वो मैं आपको अभी तुरंत ही बता देता हूँ। तो कंट्रोल प्लस सेट पहले करेंगे। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैंने जो यहाँ पर देखा है, लेट्स को यूज़ करने के लिए हम लोग सिनेनॉन कलर स्पेस का यूज़ लेते हैं और देख लेते हैं कि ये कोडक वाला अलर्ट किस किस इनपुट कलर स्पेस के लिए बना है। तो ये कैसे क्या देखेंगे। तो हाँ, एक और चीज़ इसी इसमें मैं आपको ये बता देता हूँ कि किसी भी अलर्ट को ऐसा अप्लाई करने से पहले अगर आपको नहीं पता कि वो किस कलर स्पेस के लिए बना है, ड्रैग एंड ड्रॉप तो कर ही सकते हैं डेफिनेटली। अगर गंदे रिजल्ट आए तो और रिसर्च करनी पड़ेगी। जैसे कि अभी मैं कैसे क्या रिसर्च करूँगा, मैंने ऐसा मतलब गूगल, यूट्यूब कहीं से भी सर्च नहीं कर रखा है। मुझे एक जनरल आइडिया था कि सिनियॉन कलर स्पेस का यूज़ होता है फ़िल्म एमुलेशन वाले लट्स के लिए। लेकिन जैसे कि अगर आप कभी श्योर ना रहें, तो आप किसी भी लट पे ऐसा राइट क्लिक मारिए और ओपन फाइल लोकेशन पे ऐसा चले जाइए। और बाय मिस्टेक मैंने यहाँ पर एक गलती ये कर दी थी स्टार्टिंग में। मुझे यहाँ पर D65 वाले लट को यहाँ पर अप्लाई करना था, जो कि ये वाला है। तो यहाँ पर हम लोग इस लट को यहाँ पर ऐसे अप्लाई करने वाले, लेकिन एक बार इसकी हम लोग यहाँ पर डिटेल्स को चेकआउट कर लेते हैं। तो यहाँ पर ऐसा राइट क्लिक मारते हैं और बाय द वे जब मैं यहाँ पर फिल्म लुक्स वाले फ़ोल्डर में गया, तब मुझे वहाँ पर एक रेक्स 309 कोडक D65 वाला लट देखने को मिला हम लोग। और वैसे ये लट फिल्म लुक वाले फ़ोल्डर में लोकेटेड है और ये D65 वाली लट है। तो इसके हम लोग ओपन फाइल लोकेशन पे ऐसा चले जाते हैं और ये कुछ यहाँ पे लोकेटेड है। और इसको हम लोग यहाँ पर ओपन करके देखते हैं, इसकी डिटेल्स को एक बार चेकआउट करेंगे कि यहाँ पर इनपुट आउटपुट कलर स्पेस क्या होना चाहिए। तो ओपन विथ में ऐसे चले जाते हैं, नोटपैड में ऐसा ओपन करेंगे जस्ट वंस। ओके, यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ आ गया। इनपुट में ऐसा सिनेनॉन लॉग लेना है। ओके, मतलब वही सिनेनॉन वाला कलर स्पेस सेलेक्ट करना है। और आउटपुट में ये मतलब जो भी लट रहेगा ये डेक्स 309 के लिए बना है, ठीक है। तो इनपुट में हमें यहाँ पर सिनेनॉन लॉग वाली सेटिंग्स को ऐसा अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये चीज़ कैसे क्या अप्लाई करेंगे, तो डाउन से रिजॉल्ट में आ जाते हैं। यहाँ पर पहले कलर स्पेस ट्रांसफॉर्म को पहले अडॉप्ट कर देते हैं। हम्म, तो कलर स्पेस ट्रांसफॉर्म ये रहा। और यहाँ पर आकर हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ पर आउटपुट गामा में सिनियॉन को ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे, सिनियॉन फिल्म लॉग, तो उसे सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये मतलब कुछ ऐसा लॉग फुटेज की तरह फील दे रही है ये चीज़। तो इसे हम लोग को यहाँ पर ऐसा फिक्स करना पड़ेगा फिर से। तो यहाँ पर एक सीरियल नोट को पहले अडॉप्ट कर देते हैं, शिफ्ट प्लस एस। यहाँ पर चीज़ों को थोड़ा सा डार्क बना देते हैं फटाक से। अभी इसी चीज़ की नीड है फिलहाल मुझे जो। तो पहले ये इमेज कैसे क्या दिखती थी, मैं उसका एक आइडिया ले लेता हूँ। तो ये कुछ ऐसे दिखती थी, ठीक है। और अब यहाँ पर इस चीज़ को फिर से रिटेन कर देंगे। ऑफसेट में आकर चीज़ों को डार्क कर देते हैं। एक मिनट, मैं इसे इनेबल कर देता हूँ। तो ऑफसेट में आकर चीज़ों को डार्क कर देते हैं, इतना भी नहीं, इतना।
गामा की वैल्यू को और डिक्रीज कर देते हैं। कुछ इतना था मेरे हिसाब से, ऐसा ही कुछ था। एक मिनट में इसे ऐसा डिसेबल करता हूँ इसे और इसे। ये चीज़ ऐसी दिख रही थी। ओके, तो इसे इनेबल करते हैं, इसे इनेबल करते हैं। तो यहाँ पर गामा की वैल्यू को थोड़ा सा ऐसा इंक्रीज कर देते हैं। एक मिनट, और अब चेक करते हैं। ओके, लिफ्ट वाले एरिया पे हमें वर्क करना पड़ेगा। लिफ्ट वाले एरिया को और डार्क बनाते हैं। और इसके बाद भी अभी भी मुझे हल्की सी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर ये कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पर एक लेयर नोड को एडप्ट कर देता हूँ, ताकि मैं इस फिल्म लट की ओपेसिटी को ऐसा थोड़ा सा कम कर दूँ। लेकिन उससे पहले भी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि और कुछ एडजस्टमेंट्स हो सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पर चीज़ों को और हल्का सा डार्क बना देते हैं। गेन पे चीज़ों को ब्राइट कर देंगे। कुछ इतना, और इस हल्का सा और डार्क कर देते हैं। ठीक है, कुछ इतना काम कर लेने के बाद अब मैं यहाँ पर एक लेयर नोड को ऐसा एडअप करता हूँ एम्प्टी स्पेस में। तो यहाँ पर एक लेयर नोड को एडअप कर देते हैं। ऐड नोड लेयर मिक्सर। ओके, यहाँ पर इसके आउटपुट को इधर से ऐसे कनेक्ट कर देंगे। तो इसे इधर से डिस्कनेक्ट करके इधर से ऐसे कनेक्ट कर देते हैं, और इससे इधर से, और फिर इसके आउटपुट को इधर ऐसे कनेक्ट कर देंगे ऑल्ट एस, और इसका आउटपुट, और इसे ऐसा आउटपुट से कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, और अब हम लोग चाहें तो यहाँ से इस लट की ओपेसिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर की वाले एरिया पे जाता हूँ, तो पहले इसे आधा करके देखते हैं। तो 0.5 एंटर, ये थोड़ा सा ज़्यादा सा फील हो गया, तो इसको 0.8 कर देते हैं। 0.9, तो इतना ये ठीक लग रहा है। ओके, 0.9 पे रहने देते हैं। और अब मेरे हिसाब से यहाँ पर चीज़ें ठीक लग रही हैं। तो अब मैं आपको यहाँ पर बिफोर एंड आफ्टर करके ऐसा दिखाता हूँ। तो पहले हमारी फुटेज कुछ ऐसी दिखती थी, और अब हम लोगों ने इस फुटेज को कुछ ऐसा कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पर डिटेलिंग की बात करूँ तो यहाँ पर बहुत तगड़ी मेहनत हम लोग ने यहाँ पर की है इस लुक को क्रिएट करने के लिए। तो मेरे हिसाब से मैंने यहाँ पर एक अच्छे अमाउंट में डिटेलिंग का यूज़ कर रखा है यहाँ पर, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इस इमेज को प्ले करके मैं अभी आपको इसलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि मतलब चीज़ यहाँ पर रेंडर नहीं हो रखी है, और जब मैं इस वीडियो को ऐसा एडिट कर रहा हूँ तब मैं इस चीज़ को अभी ऐसा फिलहाल के लिए दिखा दूंगा। और अब आप इस चीज़ को यहाँ पर ऐसा देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग ने इस इमेज के अंदर बहुत अच्छे खासे अमाउंट में मेहनत कर रखी है। जैसे कि स्टार्टिंग में हम लोग ने ऐसा हाइलाइटेशन वाला काम किया, फिर उसके बाद हम लोग ने यहाँ पर कलर और ब्लैक एंड व्हाइट वाली चीज़ों पे वर्क किया। कलर वाले एरिया पर हम लोग ने कैसे सैचुरेशन को प्रिजर्व करना है वो वाला काम किया, और ब्लैक एंड व्हाइट वाले नोट का यूज़ करके हम लोग ने एक बेसिक ब्लीच बाईपास लुक को क्रिएट किया। और उसी के संग हम लोग ने लेयर मिक्सर वाले ऑप्शन पे जाकर कंपोजिट मोड पे ऐसा ओवरले को चीज़ों को सिलेक्ट कर रखा है। और फिर इस नोट पे हम लोग ने ग्लो को ऐसा ऐड किया, और उसकी सेटिंग्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर हम लोग ने यहाँ पर फिल्म ग्रेन को ऐसा अडॉप्ट किया, और फिर उसके बाद एक येलो कलर के इफेक्ट को लाने के लिए हम लोग ने यहाँ पर फिल्म डैमेज को ऐसे अप्लाई किया। और मैं आपको बोल रहा था कि मैं यहाँ पर ब्लर को अडॉप्ट करना चाहता हूँ। तो जब मैंने यहाँ पर फिल्म डैमेज को ऐसा अप्लाई किया, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली यहाँ पर फिल्म ब्लर वाले ऑप्शन की वजह से ब्लर अप्लाई यहाँ पे हो गया था। तो मुझे यहाँ पर एडिशनल ब्लर को ऐसा अडॉप्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। फिर उसके बाद हम लोग ने यहाँ पर एक लट को अप्लाई किया जिसका नाम था कोडक 2383D65 लट। उसकी वजह से यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही थी कि इमेज पूरी ऐसा वाइट वाइट सी गुजार रही थी। तो उसको फिक्स करने के लिए हम लोग ने यहाँ पर हम लोग ने इसके डार्क पार्ट्स पे ऐसा वर्क किया। मतलब वहाँ पे हम लोग ने ये काम किया कि मतलब कि जो पार्ट्स हमारे जो ब्राइट या फिर लॉक फुटेज वाली फील दे रहे थे, उसको हम लोग ने ऐसा डार्क बना दिया। फिर उसके बाद एक लेयर नोड को ऐसा इंट्रोड्यूस किया, और फिर यहाँ से हम लोग ने की इनपुट वाले एरिया पर आकर की आउटपुट के गेन की वैल्यू को 0.9 कर दिया था। इस लट की ओपेसिटी को ऐसा कम कर दिया था। और इस लेयर मिक्सर के नोड के ऊपर वाले इनपुट को हम लोग ने यहाँ पर फिल्म डैमेज वाले नोड से लिया था, और इसके आखिरी वाले इनपुट को हम लोग ने यहाँ से लिया था। यहाँ से वही हम लोग ऐसा नोड की ओपेसिटी को कंट्रोल कर रहे थे जिस नोड से, और इस फाइनल रिजल्ट को हम लोग ने यहाँ पर ऐसा आउटपुट में ले आया। और ज़ूम टू फिट कर देते हैं इसे, और फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पर नोड स्ट्रक्चर को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। तो ये रहा हमारा फाइनल नोड स्ट्रक्चर, और अब मैं आपको आखिर में इस वीडियो के बिफोर एंड आफ्टर वाले रिजल्ट्स को सब प्ले करके दिखा देता हूँ। तो डेफिनेटली हम लोग ने यहाँ पर बहुत अच्छे खासे अमाउंट में मेहनत की है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये चीज़ पहले कुछ ऐसी दिखती थी, और अब ये चीज़ कुछ ऐसी दिख रही है। तो ऐसे हम लोग लुक क्रिएशन वाला काम करते हैं। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हम सभी ने जाना कि कैसे हम लोग ब्लीच बाईपास लुक को क्रिएट करते हैं डाउन से रिजॉल्व के अंदर।
और यहाँ पर मैंने इस वीडियो के अंदर मल्टीपल एग्जांपल्स को कवर अप किया है। और शुरुआत में हम लोग ने मिनिमम चीज़ों का यूज़ लेके ब्लीच बाईपास लुक को क्रिएट किया, और फिर दूसरी एग्जांपल के अंदर हम लोग ने थोड़ा-सा और उसका एडवांस वर्ज़न बनाया, और तीसरी एग्जांपल के अंदर हम लोग ने अच्छे खासे अमाउंट में डिटेलिंग को एडॉप्ट किया है। और यहाँ पर मेरा इस वीडियो में मेन मोटिव ये था कि मैं यहाँ पर चीज़ों को लाइक थोड़ा ऐसा बिगिनर लेवल से स्टार्ट करूँ, और फिर अगले एग्जांपल के अंदर हम लोग थोड़ा और उसके एडवांस लेवल पे जाएँ। ये चीज़ का ध्यान रखते हुए कि जो भी हम लोग ने अपने पिछले एग्जांपल में सीखा है, उस ज्ञान को हम लोग अपने अगले एग्जांपल में ऐसे इम्प्लीमेंट कर पाएँ और उसमें और थोड़ी-सी ऐसे डिटेलिंग को अडॉप्ट कर पाएँ। तो ऐसी मेरी यहाँ पर कुछ प्लानिंग थी, और जब मैंने यहाँ पर कलर ग्रेडिंग वाली सीरीज़ को स्टार्ट किया था, तो तब से मैं ऐसी लुक क्रिएशन वाली वीडियोज़ को बनाना चाहता था। लेकिन मैं यहाँ पर ऐसा चाहता था कि यहाँ पर पहले मैं आपको टूल्स को कैसे क्या ऑपरेट करना है, मैं आपको ये बता पाऊँ। फिर उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकली चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देंगे। जैसे कि मैं अपने पिछले वीडियोज़ में ऐसा बोलता आया हूँ, तो आज मैंने अपनी लुक क्रिएशन की पहली वीडियो को ऐसे अपलोड कर दिया है। तो कमेंट सेक्शन में आप सभी बताइएगा कि ये वीडियो आप सभी को कैसी लगी, और अगली वीडियो किस टॉपिक पे होनी चाहिए, आप ऐसी चीज़ों को भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और बाकी चलिए गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ सभी को आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो अगर आप सभी को आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और आप सभी का यहाँ पर बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल पे 500 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं, और अगर मैं अभी फिलहाल की बात करूँ तो मैंने देखा था कि कुछ 506 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए मेरे चैनल पे। तो आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। आप सभी के सपोर्ट का ये रिजल्ट है, और आशा करता हूँ कि आपका ये प्यार और सपोर्ट आगे भी बना रहेगा, और बहुत जल्दी ऐसे फ्यूचर में हम लोग और तगड़े-तगड़े नंबर्स को क्रॉस करने वाले हैं। तो फिर एक बार आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें, और बाकी मैं मिलता हूँ सभी से अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।